नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको अध्यापक एक अपकर्मी के रूप में टीचर की वैल्यू, टीचर का महत्व, टीचर की भूमिका और अध्यापक के विषय में सारी की सारी जानकारी देंगे। ये आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सेकंड पेपर में आता है, तो इसको ध्यान से सुनिए और जो कुछ लगे इम्पोर्टेंट नोट्स जरूर बनाएं। तो बात करते हैं कि जो विद्यालय प्रांगण जो होता है उसमें शिक्षक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे अभी बताया, तो प्रधानाध्यापक एक मस्तिष्क रूप में होता है, लेकिन शिक्षक जो होता है आत्मा के रूप में होता है। शिक्षक ही विद्यालय जीवन को गति प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्तित्व का स्पष्ट आकलन रॉबर्ट एच वाट ने किया है। इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, तो ये सारी बातें आप जो है ध्यान से सुनिए और पढ़िए, देखिए। टीचर्स हैव मैनी थिंग्स, एक चीज आपको हम बता रहे हैं। टू द चाइल्ड द टीचर इज की टू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। बच्चों के लिए जो है टीचर क्या है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम, बुद्धिमानी, ज्ञान और समझ की जो है बिल्कुल चाबी होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार शिक्षक ही वो शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है। केवल विद्यालय ही नहीं, वरन मानव समाज एवं देश की उन्नति भी उत्तम शिक्षकों पर निर्भर है। हुमायूं कबीर ने टीचर की जो है बहुत अच्छी तरीके से डिफिनीशन की है। देखिए, यहाँ पर टीचर का पूरा फुल फॉर्म लिखा है, TEACHER। तो टी से यहाँ पर टैक्टफुल इन द प्रोफेशन, अर्थात व्यवसाय में चातुर्यता। तो व्यवसाय मतलब आपका व्यवसाय शिक्षक है, टीचिंग है, और टीचिंग में आप बढ़िया ही अच्छे तरीके से, गुणवत्ता तरीके से पढ़ाइए। दूसरा आता है ई से इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब जो है आपके अंदर एनर्जी, उत्साह भरपूर होना चाहिए। कभी भी डल मन से न पढ़ाएं, पूरे एनर्जेटिक रूप से पढ़ाएं। दूसरा है ए से एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता। जिस प्रकार से जहाँ जैसा वातावरण हो, जहाँ जिस प्रकार से बच्चों को आवश्यकता हो, जहाँ जैसा भी पर्यावरण हो, उसी के अनुसार आप अनुकूल हो जाइए और उसी के अनुसार पढ़ाइए। सी है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। टीचिंग में सहयोग बहुत जरूरी होता है। सबके साथ सहयोग करिए, प्रबंधन के साथ सहयोग करिए, मैनेजमेंट के साथ सहयोग करिए, सरकारी जो है आपके अपने बाबुओं और अफसरों के साथ सहयोग करिए, छात्रों के साथ सहयोग करिए, अपने साथियों के साथ सहयोग करिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो आपका प्रोफेशन बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है इर्नेस्ट एफर्ट, जितना सारा आप प्रयास कर सकें, प्रयत्न कर सकें, करें। और लास्ट है आपका रीइंफोर्समेंट, प्रगतिशील होना चाहिए। रिफाइनमेंट, आप हमेशा नए नए विचारों को, नए नए चीज़ों को लेते रहें, नए नए ज्ञान लेते रहें। अब बात करते हैं शिक्षक का महत्व। तो आप जानते होंगे कि हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, अध्यापकों को बहुत ही अच्छा सम्मान और अच्छा ही मान देती है। गुरुकुल प्रणाली से लेकर आज तक आप जानते हैं शिक्षक की क्या महत्व है। तो इनको आचार्य के नाम से, गुरु के नाम से, है ना, आदि नामों से जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जिस प्रकार से माता पिता देवता होते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरु भी देवता होते हैं। रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान होता है। तो बालक के लिए माता पिता आचार्य तीनों ही देवता के स्वरूप होते हैं। आचार्य अथवा आचार्य नाम आदर्श आचार से युक्त आदर्श व्यक्ति का है। आचार्य का कार्य केवल अध्ययन और शिक्षण ही नहीं है, विद्यार्थियों को आचारवान बनाना भी है। अध्यापकों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा पुनर्रचना समिति नागपुर ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। शिक्षा की पुनर्रचना का महत्वपूर्ण अंश है अध्यापक अपनी व्यक्तिगत योग्यता, उसका प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समाज में उसका स्थान। अध्यापक का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है।
J.F. ब्राउन लिखते हैं, समस्त बातों को ध्यान में रखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम, विद्यालय संगठन और पठन सामग्री यद्यपि अध्यापन के महत्वपूर्ण अंग है, परंतु वे सब तब तक निष्प्राण हैं जब तक अध्यापक के सजीव व्यक्ति द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर दी जाती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, विद्यालय हो और पठन सामग्री हो, लेकिन जब तक अध्यापक नहीं होगा तब तक जो है उसमें सजीवता नहीं आएगी, प्राण नहीं आएगा। जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ऑनलाइन से, तो क्या होता है, आप समझा तो रहे हैं लेकिन उतना अच्छा ढंग से डायरेक्ट देखकर उतने अच्छे ढंग से नहीं समझाया जा सकता है जितना जो है लाइव क्लास में होता है। क्लास में होता है, वहाँ सब कुछ होता है, बच्चों के सबके मन को जाना जाता है, कौन पढ़ने का मन कर रहा है, कौन नहीं मन कर रहा है, तो रुचि योग्यता के अनुसार वहाँ पर देखा जाता है। अतः किसी भी विद्यालय का भवन, छात्र, सहायक सामग्री आदि कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, जब तक वहाँ के अध्यापक चरित्रवान या योग्य नहीं होंगे, उस विद्यालय का शिक्षा स्तर उन्नत नहीं हो सकता। अध्यापक देश की संस्कृति का प्रतिनिधि होता है, वे किसी देश की संस्कृति के निर्माता हैं। दूसरे शब्दों में, विद्यालय जहाँ के अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति की मात्र धरोहर है। गारफोर्थ ने कहा है कि शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। समाज की परंपराएं नवयुवकों को ज्ञात होती हैं और वही नई रचनात्मक उत्तरदायित्व ऊर्जाएं छात्रों को सौंपता है। कई सारी और बातें आप जानते होंगे, जैसे अध्यापक को युग का निर्माता कहा गया है, शिक्षक को मनुष्य का निर्माता कहा गया है। पीसी रेन ने जैसे कहा है कि जैसा शिक्षक होगा वैसा ही विद्यार्थी होगा। एच.जी. बेल ने कहा है कि अध्यापक सत्य रूप से इतिहास का निर्माता है और प्रगति और भावी अभिभावकों का प्रदर्शक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि अध्यापक वास्तव में भविष्य का निर्माता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हुमायूं कबीर ने कहा कि शिक्षक जो है राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सैयदेन की आप लोग ये परिभाषा सारी की सारी पढ़ लीजिए, थोड़ा रोककर सारी की सारी परिभाषाएं पढ़िए। राधा कृष्णन जैसे कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं एवं तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योत प्रज्वलित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापक के उत्तरदायित्व। तो एक अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वो निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने हेतु प्रयास करे। सबसे पहले कि छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करे। दूसरा, छात्रों का ज्ञान अर्जन करे। छात्रों में कक्षा में समुचित शिक्षण दे। छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करे। पाठ सहगामी क्रियाओं का संचालन करे। छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करे। छात्रों की समस्याओं का समाधान करे। छात्रों को निर्देशन दे और सामाजिकता और नागरिकता की शिक्षा दे। छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण दे और छात्रों का व्यवसायिक विकास करे। अब बात करते हैं आदर्श अध्यापक के, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या मेरिट्स होनी चाहिए। तो आदर्श अध्यापक को आप जानते हैं कि मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला और समाज को गति प्रदान करने वाला माना गया है। अतः इनमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहला आता है व्यक्तित्व गुण और दूसरा, तो वैयक्तिक गुण की अगर बात करते हैं तो अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। सफल नेता के गुण होना चाहिए। कक्षा में अध्यापक एक नेता होता है और नेतृत्व की क्षमता से तात्पर्य है कि वो अपने छात्रों का उचित मार्गदर्शन करता है और सही मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करता है। इन प्रकार नेतृत्व के गुणों के अभाव में वो कक्षा को सफल नेतृत्व नहीं दे सकता। नेक्स्ट है आकर्षक व्यक्तित्व वाला। शिक्षक का जो व्यक्तित्व हो प्रभावशाली हो, जिससे छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़े। शिक्षक जो है व्यक्तित्व का धुरी होता है जिस पर समस्त शैक्षिक कार्यक्रम घूमता है। प्रत्येक अध्यापक का चुनाव करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली हो, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व का अध्यापक अपने छात्रों पर अमिट छाप डालते हैं। उत्तम स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर जो है शिक्षक अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। दूसरा, छात्रों के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में
स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो अध्यापक को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। अगला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अध्यापक को अपने शिष्यों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। जितना सारा प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, अनुशासन, उतना ही अच्छा रहेगा। छात्रों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। सहानुभूति के साथ साथ चौतरता भी होना चाहिए, चतुर भी होना चाहिए कि देख समझना चाहिए कौन कैसा कर रहा है, झूठी तो नहीं कर रहा है, मक्खनबाजी तो नहीं कर रहा है। अगला है आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी शिक्षक को होना चाहिए। हमेशा कोई अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव छात्रों को प्रोत्साहित करते रहना है कि हाँ ये करोगे तो अच्छा बनोगा। हमेशा जो है दूरदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता शिक्षक में होना चाहिए। कोई भी थोड़ी समस्या पर अस्थिर न होना चाहिए, हर चीज को जो है स्थिर बनाए रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक। जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनके प्रति उसको जागरूक होना चाहिए, है ना। और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना ही नहीं केवल उद्देश्य है, बल्कि सदा बालकों का सर्वांगीण विकास करते रहना चाहिए। ज्ञान की जिज्ञासा। अच्छा शिक्षक कभी भी एक सत्य रूप से नहीं पढ़ा सकता है जब तक वो स्वयं में न सीखता। शिक्षक वही है जो रोज पढ़े और रोज पढ़ावे, तभी वो ज्ञान उसे आता रहता है। अगला है निष्पक्ष एवं न्यायी। हमेशा जो शिक्षक को निष्पक्ष एवं न्यायी होना चाहिए, तभी वो छात्रों का विश्वास जीत सकता है। समय का पाबंद होना चाहिए कि विद्यालय पर समय से जाए, समय से आवे, समय से पढ़ावे, क्लास में जाना चाहिए समय से। कभी भी जो है समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण और छात्रों के लिए जो है इस गुण का विकास करना चाहिए कि वो छात्रों के मन के अनुरूप काम करे। जैसी प्रजा चाहे, जैसे छात्र चाहे, वैसा ही काम करें। सर्वतोन्मुखी प्रतिभा। तो शिक्षक में जो है सर्वगुण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, शिक्षा शास्त्री होना चाहिए, समाज शास्त्री, भूगोल शास्त्री, इतिहासकार आदि सभी उसमें गुण होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात होती है। धैर्यवान। अगला पॉइंट है धैर्यवान। धैर्यवान भी पेशेंस होना चाहिए। कोई भी जो है समस्या आती है तो उसे धैर्य से सोचना चाहिए। छात्रों में भी ऐसे गुण उसे विकसित करना चाहिए। अगला कार्य है कि अध्यापन कार्य में उसे रुचि लेना चाहिए। अध्यापन कार्य में जो है अध्यापक को रुचि प्रदर्शित करेगा तो शिक्षण का स्तर भी ऊंचा उठेगा और छात्र भी उसका सम्मान करेंगे। अध्यापन कार्य करते समय ये नहीं सोचना चाहिए या सोचना चाहिए कि जो कार्य कर रहा है तो पवित्र कार्य कर रहा है। कभी जी नहीं चुराना चाहिए पढ़ाई के समय। और नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता से जो है बालकों के मन को जानने की क्षमता होना चाहिए। बालक के रुचि, योग्यता है ना, उसके अनुसार सब कुछ सोचकर ही पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा इस समय जो चल रही है। वेशभूषा। अध्यापकों को अपनी वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखना, सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। कंठ स्वर। उसका आवाज भी बिल्कुल जो अध्यापक के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। माधुर्यता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, कर्कश आवाज नहीं होनी चाहिए। भले ही प्रेम से बालकों को पढ़ाना चाहिए, बड़े ही रोचक तरीके से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। शिक्षक के लिए आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होना चाहिए। इसके अभाव में वह सफल शिक्षक नहीं बन सकता है। अतः शिक्षण को आत्मविश्लेषण के द्वारा स्व को जानने का प्रयत्न। आत्मविश्वास अगर नहीं होगा तो छात्रों में कैसे आत्मविश्वास कर पाएगा। नेक्स्ट है अन्य गुणों में जैसे आता है आपका विषय वस्तु पर अधिकार। उसे अपने जो भी पढ़ाता है विषय वस्तु उसे आना चाहिए। विषय शिक्षण सामग्री का कहाँ पर TLM, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कैसे क्या बताना है, उसे समय समय पर ज्ञान होना चाहिए और उसका प्रयोग होना चाहिए। पढ़ाने से पूर्व पाठ की तैयारी, और जब पढ़ाने जाए तो उससे पहले ही पाठ की तैयारी कर ले। स्फूर्ति होनी चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। तो अब दूसरी बात आती है अध्यापकों के दूसरे के साथ संबंध कैसे होना चाहिए। सबसे पहला आता है छात्रों के साथ संबंध। तो छात्रों के साथ संबंध जानते हैं, गुरुकुल कालीन से शिक्षक और छात्र जो है पिता पुत्र की भांति माने जाते रहे। तो शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति बिल्कुल सदा मधुर और स्वस्थ संबंध बनाए रखना चाहिए। जैसे कि छात्रों के साथ निष्पक्ष एवं संतुलित व्यवहार करे, छात्रों के समक्ष अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे, छात्रों को सदा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, छात्रों पर जो है व्यक्तिगत ध्यान दे, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से जानने और समझने का प्रयत्न करे, छात्र को व्यक्तित्व का आदर करे और छात्रों से सहानुभूति एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। नेक्स्ट आता है सहयोगियों के साथ। सहयोगी मतलब टीचर्स के साथ और
कर्मचारियों के साथ। तो अपने साथी के साथ जो है सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं करना चाहिए। अगर तनाव हुआ तो छात्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें जो है अध्यापकों को अपने सहयोगियों के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राचार्य के साथ संबंध। प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल के साथ जो संबंध होना चाहिए, तो प्राचार्य के साथ उत्तम एवं स्वस्थ जो है संबंध स्थापित होना चाहिए। प्राचार्य का व्यक्तित्व का जो है यथोचित आदर करना चाहिए। प्राचार्य के किसी प्रकार की गुटबंदी नहीं करना चाहिए। प्राचार्य के द्वारा दिए गए समस्त दायित्वों को निर्वाह करना चाहिए। आचार्य की निंदा न करें, प्राचार्य के कार्यों में सहायता करें। नेक्स्ट है अभिभावकों के साथ संबंध। अभिभावकों के साथ जो है बहुत अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक जो है हमेशा जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो है अभिभावकों को कम जानने के कारण उनमें जो है आजकल क्या होते हैं, अभिभावकों को कम जानते हैं, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है तो जानने का प्रयत्न किया जाता है। पहले ज़्यादातर गांव के ही टीचर होते थे, सारे अभिभावकों को जानते थे। तो ये सब बातें अभिभावकों के साथ है, आप उसको रोक कर पढ़िए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है समाज के साथ संबंध। तो समाज के साथ भी अध्यापक का बहुत अच्छा परस्पर मधुर संबंध होना चाहिए। अच्छे संबंध से जो है आपका नाम होता है और विद्यालय की भी प्रगति होती है। जो भी समाज में जब जरूरत हो तो सहयोग करना चाहिए। जैसे बाढ़ के समय समाज सेवा करना चाहिए, मेले त्योहारों के समय छात्रों की सहयोग करना चाहिए, सामाजिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का संगठन करना चाहिए, प्रौढ़ों के लिए खेल कूद का आयोजन कराना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में सफाई एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन करना चाहिए, समाज के प्रतिष्ठित लोगों विशेषज्ञों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने के लिए विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं समाज का सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए। शिक्षक द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अब शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग आप जानते हैं कि जो है मुदालियर आयोग इसे कहा जाता है, जो 1952-53 में बना था। तो आप इसको बताइए माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो इन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि भारतीय शिक्षकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। आयोग के शब्दों में हमें इस तथ्य में बहुत ही दुख हुआ कि शिक्षकों की सामाजिक स्थिति, वेतन तथा सामान्य देश सेवाएं दशाएं बहुत ही असंतोषजनक है। वस्तुतः सामान्य धारणा यह है कि आज उसकी स्थिति अतीत की अपेक्षा बहुत ही निम्न है। यदि इसकी स्थिति की तुलना की जाए तो उन लोगों की स्थिति से पर्याप्त रूप से भिन्न है जो कि उनके समान योग्यता वाले हैं। परंतु इसमें भी बहुत दुखदायी बात है कि उसकी स्थिति उन लोगों से निम्न है जिसमें कम योग्यता रखते हैं, उनको उससे कम महत्वपूर्ण उत्तरदायी सौंपे गए। तो ये 52-53 की बात है, तब शिक्षकों की बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। आज शिक्षक अच्छी सैलरी पा रहे हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या क्या बातें थी। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में जरूर पढ़ें क्या क्या बातें थी। एक इतना हाई स्कूल के शिक्षक कम से कम स्नातक हो, ये सब बातें उन्होंने कही थी। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में पढ़ना। आप लोग इसको जो है पढ़ते जाइए, हम थोड़ा थोड़ा दिखाते जा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। अब आती है शिक्षा आयोग जो 1964 था। इसको आप जानते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे, जो है इनके अध्यक्ष में बात की गई थी। तो इन्होंने क्या क्या कहा था, ये सब बातें आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और स्क्रीनशॉट लेकर अपने उसमें देख लीजिए और इसको जरूर नोट्स बना लें। इससे काफ़ी सारी बातें आपके डीएलएड में और अन्य जगह पूछी जाती हैं। त्रिमुखी लाभ योजना के अंतर्गत आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा होता है। तो ये त्रिमुखी योजना कहलाता है। जो शिक्षा आयोग के आधार पर काफ़ी कुछ इस समय चल रहा है। जो टीएलएम है, टीएलएम में 5,000, विकास फंड में 5,000, ये सब दिया जाता है। ये सब आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए
और पढ़ते जाइए। अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। तो 86 के अनुसार जो है ये सब बातें हैं। अच्छा रुक जाइए, ये 86 के 1986 के अनुसार ये सब बातें हैं और ये सब बातें आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है आचार्य राममोहन समिति के अनुसार। तो आचार्य राममोहन समिति 90 के अनुसार ये सब बातें शिक्षकों के लिए कही गई हैं। अब इसके अलावा आप नई शिक्षा नीति 2000 पर भी आप लोग इसको जरूर से अध्ययन कर लें। तो इस प्रकार से शिक्षकों के बारे में आपके सिलेबस में जो है उन्होंने पढ़ाया, इसको पढ़िए, दोबारा सुन लीजिए, सब कुछ आपको आता होगा। एक बार जरूर आँख बंद कर सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, नमस्कार।